दोस्तों रॉयल एनफील्ड की कहानी कुछ ऐसी है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सुन के हैरान हो जाते हैं। The mighty Royal Enfield Bullet went around the world, found its home in India, where it became an icon. It was the motorcycle that made Royal Enfield into a global brand. This is the energy which makes the Royal Enfield the best motorcycle in the world. No other manufacturer had built a bike like this before for full production use, and the rest of the world followed. Classic was the motorcycle that changed Royal Enfield's fortunes. It's not just brute force, right? And that is the Himalayan. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक जमाने में रॉयल एनफील्ड की हालत इतनी खराब थी कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बजाज और हार्ली डेविडसन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी चौंका दिया। जरा सोचिए, साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 6000 यूनिट्स पर मंथ, लेकिन बिक पाती थी सिर्फ 2000 बाइक्स। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि 3 बड़ी बड़ी कंपनीज की कोशिशों के बाद भी इसे कोई नहीं बचा पाया। लेकिन फिर एक 26 साल का नौजवान आगे आया जिसमें विजन था, हिम्मत थी और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी जिसने रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदल दी। और आज देखो, वही रॉयल एनफील्ड जो एक जमाने में 2000 बाइक्स भी नहीं बेच पाती थी, उनकी सेल्स आज 36 गुना बढ़ चुकी है और आज रॉयल एनफील्ड सालाना 9,20,000 बाइक्स बेचती है। और मजे की बात यह है कि यह सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। आज रॉयल एनफील्ड दुनिया के 50 देशों में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती है और आज रॉयल एनफील्ड एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि रॉयल एनफील्ड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कंपनी डूब रही थी। एक 26 साल के लड़के ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनाई जिसने एक लॉसेस में डूबी हुई कंपनी को एक ग्लोबल सेंसेशन में बदल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रोमांचक सफर से हमें कौन से बिजनेस लेसन सीखने मिलते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। The link is in the description. दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को आसमान से वॉर जोन में हवाई जहाज से गिराया जाता था। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को आसमान से वॉर जोन में गिराया जाता था। Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. There's just one thing. I mean, if freedom is at peril, you've got to do something. This little lightweight motorcycle that was used to be parachuted from the aircraft to help support the troops. The Royal Enfield Flying Flea is the most fantastic story. Imagine these motorcycles that could be parachuted behind enemy lines. A story that is 91 years of unrivaled resilience and endurance. लेकिन उन खतरनाक कंडीशंस में भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इतनी अच्छी तरह से चलती थी कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स की फेवरेट बाइक बन गई। लेकिन वॉर के बाद जब सिविलियंस ने रॉयल एनफील्ड यूज करना शुरू किया तो उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स नजर आने लगे। जैसे तब की बाइक्स बहुत ही हैवी थी और उनको मेंटेन करना काफी मुश्किल था, और अगर आप उनको मेंटेन नहीं करते तो बाइक्स खराब हो जाती। इसीलिए यूके में जैसे ही जापानीज बाइक्स आई, उन्होंने रॉयल एनफील्ड का पूरा मार्केट खा लिया और रॉयल एनफील्ड को यूके छोड़ना पड़ा। लेकिन तभी रॉयल एनफील्ड को इंडियन मार्केट में एक मौका दिखा, तो इंडिया आते ही रॉयल एनफील्ड ने इंडियन आर्मी को अपनी बाइक्स बेचना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी फिर से प्रॉफिट कमाने लगी। और नेहरू जी की सपोर्ट की वजह से रॉयल एनफील्ड इंडिया में बाइक्स मैन्युफैक्चर भी करने लगी। लेकिन हंसी की बात यह है कि यूके में उनका प्रोडक्ट फेल होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी खास बदलाव नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, इंडिया में भी जब 1990s के बाद जापानीज बाइक्स आने लगी
तो लोगों ने फिर से रॉयल एनफील्ड खरीदना छोड़ दिया, तो फिर से रॉयल एनफील्ड डूबने लगी। लेकिन तब जाके आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत ही आसानी से रॉयल एनफील्ड को इंडियन मार्केट में बेच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के बाइक मार्केट को क्रैक करना इतना मुश्किल था कि 6 साल की मेहनत के बाद भी रॉयल एनफील्ड की हालत इतनी खराब थी कि जब उनकी फैक्ट्री की मंथली कैपेसिटी 6000 यूनिट्स की थी, तब भी वो सिर्फ 2000 यूनिट्स बेच पा रहे थे। इसीलिए आइशर मोटर्स ने सोचा कि रॉयल एनफील्ड को बंद कर देते हैं। और जैसे ही उन्होंने रॉयल एनफील्ड को बंद करने का निर्णय लिया, अचानक से एक 26 साल का लड़का उन्हें रोकता है। ये 26 साल का लड़का था सिद्धार्थ लाल, जो आइशर मोटर्स के फाउंडर का बेटा था। और सिद्धार्थ ने बोर्ड से कहा कि सर, मुझे एक मौका दे दो, मैं रॉयल एनफील्ड को चलाऊंगा और मैं इसे एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाऊंगा। तो बोर्ड ने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन रॉयल एनफील्ड को चला नहीं पाए, तो ये 26 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। तो बोर्ड ने सोचा कि जब 6 साल की मेहनत कर ही चुके हैं, तो 2 और साल रुक जाते हैं। और इसी तरह दोस्तों, रॉयल एनफील्ड एक बार फिर बंद होने से बच गया। और इस 26 साल के बंदे ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स 25,000 यूनिट से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से बढ़कर आज 9 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है। तो आप समझ रहे हो, रॉयल एनफील्ड की सेल्स पिछले 20 सालों में 36 गुना बढ़ी है। और आज आइशर मोटर्स सिर्फ रॉयल एनफील्ड से 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे उनको 4,000 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है। तो सवाल ये है कि जब अंग्रेज इस कंपनी को बचा नहीं पाए, जब आइशर मोटर्स खुद कुछ नहीं कर पाया, तो इस 26 साल के सिद्धार्थ ने ऐसा क्या कर दिया कि आज रॉयल एनफील्ड इतना कामयाब ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन हमारे रिसर्च के मुताबिक रॉयल एनफील्ड की सक्सेस के लिए सिद्धार्थ ने 4 अहम कदम उठाए। पहला कदम था आइशर मोटर्स के सारे बिजनेसेस को बेचना। जी हाँ, सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेसेस को बेच दिया। लेकिन सवाल यह है कि कोई अपने बिजनेस को अचानक से क्यों बेचेगा? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा आपके बिजनेसेस फैले होते हैं, उतना ही आपका फोकस कम होता है। इनफैक्ट डॉक्टर वेलुमनी जब हमारे पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने कहा, व्हाइल गुड एंटरप्रेन्योर्स डैबल विद स्कैटर्ड ब्रिलियंस, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स विन विद फोकस्ड ब्रिलियंस। इसीलिए दोस्तों, सिद्धार्थ ने 13 बिजनेसेस को बेचकर ये सोचा कि वो अपना पूरा फोकस दुनिया की बेस्ट बाइक्स बनाने में लगाएंगे। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक ऐसा कदम उठाया जो हर बिजनेसमैन ने फॉलो करना चाहिए, और इसी कदम ने रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदल दी। तो सवाल यह है कि सिद्धार्थ ने आखिर किया क्या? दोस्तों, जब भी कोई बड़ी कंपनी मार्केट रिसर्च करती है, तो वो अक्सर मैकेंजी जैसी कोई कंसल्टिंग कंपनी से करवाती है, या फिर एक्सेल शीट में जो उनका डेटा होता है उसको पढ़कर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि प्रोडक्ट में क्या कमी है या कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है। और इसी चक्कर में वो कभी भी अपने कस्टमर से खुद बात नहीं कर पाते, कभी भी दुकान में जाकर ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है। और उसी तरह वो कभी भी अपने कस्टमर से डायरेक्टली जाकर ये नहीं पूछते कि भाई साहब, आप हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेते हो। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ सीधा अपनी बाइक लेकर एक लंबे रोड ट्रिप पर निकल पड़े, और कई महीनों तक सिद्धार्थ ने सिर्फ अपने कस्टमर से बातें करी। उन्होंने कस्टमर से पूछा कि भाई साहब, आप रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं खरीदते? आप जापानीज बाइक्स क्यों खरीदते हो? रॉयल एनफील्ड में सुधार की कहाँ जरूरत है? और अगर आप रॉयल एनफील्ड में कुछ बदल पाए तो आप क्या बदलते? इसी तरह दोस्तों, सिद्धार्थ ने ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च करना शुरू किया, और कई महीनों के रिसर्च के बाद सिद्धार्थ और उनकी टीम को रॉयल एनफील्ड में 3 बड़े प्रॉब्लम्स दिखे। पहला प्रॉब्लम था पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जब वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट होकर शोरूम में आती थी, तब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बाइक्स को वर्कर्स ढंग से पैक और हैंडल नहीं करते थे, जिसकी वजह से कई बार बाइक्स के कुछ पार्ट्स टूट जाते थे या फिर बाइक्स में स्क्रैचेस आ जाते थे। और उससे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि कस्टमर को घर जाकर पता चलता था कि उनके बाइक में प्रॉब्लम है। अभी आप ही जरा सोच के देखो कि अगर आप कोई नई बाइक लो और उसमें फॉल्ट हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, राइट? ये था दोस्तों रॉयल एनफील्ड का पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम था रॉयल एनफील्ड का सेल्स और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, और तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रॉयल एनफील्ड का इंजन। और यहीं पर दोस्तों रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदल गई।
इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों उस जमाने में मार्केट में दो तरह के इंजन होते थे, एल्यूमिनियम इंजन और कास्ट आयरन इंजन। और जैसे इनके नाम से पता चलता है ये एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन मटेरियल से बनते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। दोस्तों अगर आप एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन की डेंसिटी देखेंगे तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2700 kg पर मीटर क्यूब और कास्ट आयरन की डेंसिटी होती है 7200 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर मैं आपके सामने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब रखूं तो एल्यूमिनियम का जो क्यूब है वो होगा 2700 किलो वजन का और जो कास्ट आयरन का क्यूब है वो होगा 7200 किलो का। तो आप समझ रहे हो एल्यूमिनियम कास्ट आयरन से बहुत ज्यादा हल्का होता है। और जब एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन से 350 सीसी का एक मोटरसाइकिल इंजन बनता है तो उन दोनों इंजन्स में कम से कम 15 से 20 किलो का फर्क हो जाता है। और जब रॉयल एनफील्ड ने एल्यूमिनियम से इंजन बनाना शुरू किया तो बाइक 15 से 20 किलो कम भारी होने की वजह से कस्टमर बाइक को आसानी से चला पाए, आसानी से ब्रेक मार पाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इंजन का वजन 15 से 20 किलो से कम हुआ तो बाइक ज्यादा माइलेज देने लगी। ये थी दोस्तों एल्यूमिनियम की पहली खूबी। एल्यूमिनियम की दूसरी खास बात है हीट डेसिपेशन। अब जरा ध्यान से सुनना। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक मटेरियल कितनी तेजी से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाता है। जैसे अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम और एक आयरन रॉड हो और आप उनके एक पॉइंट को गर्म करते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हीट कितनी तेजी से पहुंचेगी ये कंडक्टिविटी से पता चलता है। कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है वॉट पर मीटर केल्विन से। और अगर आप इस चार्ट में देखो तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 205 वॉट पर मीटर केल्विन होती है जबकि कास्ट आयरन की कंडक्टिविटी सिर्फ 50 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। तो आसान भाषा में बोलूं तो एल्यूमिनियम में हीट कास्ट आयरन के मुकाबले लगभग 4 गुना तेजी से ट्रांसफर होता है। अब इंजन की बात करें तो कास्ट आयरन वाला इंजन गर्म भी धीरे से होगा और ठंडा भी धीरे से होगा जबकि एल्यूमिनियम इंजन जल्दी से गर्म भी होगा और जल्दी से ठंडा भी होगा। अब इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आपका इंजन हीट को ट्रांसफर करके कूलेंट तक नहीं पहुंचाएगा तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा जिससे इंजन के पार्ट्स ज्यादा गर्म होने की वजह से खराब हो सकते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम इंजन की लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है जबकि कास्ट आयरन का जो इंजन होता है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले बहुत कम चलता है। इसीलिए दोस्तों एल्यूमिनियम इंजन की लाइफ कास्ट आयरन से कई साल ज्यादा होती है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो भी बहुत कम होता है। ये थी दोस्तों एल्यूमिनियम की दूसरी खूबी। एल्यूमिनियम की तीसरी खूबी है कास्टिंग टेम्परेचर। दोस्तों कास्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी मेटल को मेल्ट करके उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम को 600 डिग्री सेल्सियस में गर्म करोगे तो आप उसे मेल्ट करके इंजन का शेप दे सकते हो। एल्यूमिनियम का कास्टिंग टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर आप एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन के कास्टिंग टेम्परेचर को देखोगे तो एल्यूमिनियम का कास्टिंग टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस जबकि कास्ट आयरन का जो कास्टिंग टेम्परेचर है वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि 1200 डिग्री सेल्सियस में कास्ट आयरन को मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी और टाइम लगेगा जबकि एल्यूमिनियम को मेल्ट करने में कम एनर्जी और कम टाइम लगेगा। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बच जाता है और प्रोडक्शन आसान हो जाता है। ये है दोस्तों एल्यूमिनियम की तीसरी खूबी। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम की एक और खास बात ये है कि वो वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे ड्राइवर तक वाइब्रेशंस नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अगर आप रॉयल एनफील्ड की पुरानी बाइक को 70 की स्पीड में चलाओगे तो आपको बहुत वाइब्रेशंस महसूस होंगे, लेकिन अगर आप नई वाली चलाओगे तो 100 की स्पीड में भी गाड़ी एकदम स्टेबल रहेगी। इससे आपको एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ कास्ट आयरन से एल्यूमिनियम में शिफ्ट होने से इंजन का खर्चा कम हो जाता है, इंजन हल्का हो जाता है, बेहतर कंट्रोल मिलता है, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। ये था दोस्तों सिद्धार्थ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पैकेजिंग तक, सेल से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक हर चीज में इतना सुधार किया कि आज रॉयल एनफील्ड की कस्टमर सर्विस वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री मानी जाती है। और आखिर में सिद्धार्थ को ये भी समझ आ गया कि अगर रॉयल एनफील्ड को एक एस्पिरेशनल हीरो ब्रांड बनाना है तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जाना होगा। इसीलिए अगर आज आप किसी भी रॉयल एनफील्ड के स्टोर में जाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि वो बाइक स्टोर कम और फैशन स्टोर ज्यादा लगते हैं। तो इसी तरह दोस्तों सिद्धार्थ ने कस्टमर से बात करके, ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च करके और इंजन को बदलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे पूरे हिंदुस्तान को प्यार हो गया। यही कारण है दोस्तों कि रॉयल एनफील्ड इतनी तेजी से आज भी ग्रो कर रही है और जहां वो 2005 में सिर्फ 25,000 बाइक्स बेच पाते थे, आज वही कंपनी 9,20,000 बाइक्स बेच पाती है। ये थी दोस्तों रॉयल एनफील्ड की कहानी। तो अब सवाल ये है कि रॉयल एनफील्ड की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
लेसन नंबर 1, जैसा कि डॉक्टर वेलुमणि ने कहा, while good entrepreneurs dabble with scattered brilliance, great entrepreneurs win with focused brilliance। इस केस में आते ही सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेसेस को बेच दिया ताकि वो अपने बाइक सेगमेंट पर पूरा ध्यान दे सकें। इसी तरह दोस्तों हमें भी एक फोकस्ड बिजनेस लीडर बनना होगा। और कल अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको लगता है कि क्वालिटी ड्रॉप होगा तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको छोड़ना ही होगा, वरना आप कभी भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। लेसन नंबर 2, मार्केट रिसर्च एक्सेल शीट्स और मैकेंजी की रिपोर्ट से नहीं बल्कि अपने कस्टमर के साथ बातचीत करने से मिलती है। इस केस में करोड़पति का बेटा होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने कस्टमर से बात किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने चैलेंजेस का अंदाजा लगा। और आखिर में दोस्तों हमेशा याद रखिए, चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड क्यों ना हो, अगर आपका प्रोडक्ट वीक है तो आपको कोई भी मार्केट से निकाल सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट शानदार है तो कोई भी बड़ा ब्रांड आपको हिला नहीं सकता। इस केस में हमने ये देखा कि जब रॉयल एनफील्ड ने यूके और भारत दोनों मार्केट्स में सेम बाइक्स बेचा तो जापानीज बाइक्स उनको बहुत ही आसानी से मार्केट से निकाल पाई, लेकिन जब सिद्धार्थ ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट ने हार्ली डेविडसन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी टक्कर देना शुरू कर दिया। और यही है दोस्तों एक बेहतरीन प्रोडक्ट की ताकत। ये थी दोस्तों रॉयल एनफील्ड की कहानी एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडी के माध्यम से बिजनेस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।